भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के पास यहाँ खड़े होकर कुछ लोग वही क्रोध, वही आक्रोश अपना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं और अपनी बात को कहना चाह रहे हैं। तो हम उनसे बात करेंगे, आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, आज आप इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं आप अंकिता भंडारी को? इतनी अभी रैली भी निकल रही है, फिर आप लोग क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज के टाइम में जो अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ है वो उसकी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूर्ण रूप से विरोध करती है। और जिन लोगों को शासन और प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि उसकी सीबीआई जांच हो और दोषियों को सजा मिले, और सजा क्या मिले, उनको फांसी। और अंकिता भंडारी को जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। पूरे भारत के लोग इकट्ठे होकर अंकिता भंडारी जी के लिए न्याय मांग रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग भी हम चाहते हैं कि भारत में इस तरीके से किसी भी समाज की बेटी हो, किसी भी समाज की बहन बेटी हो, किसी के साथ में इस तरीके का व्यवहार ना हो। दूसरी बात यह है कि हमारे 66 विधानसभा रुद्रपुर पे इंदिरा चौक पर एक मजार हुआ करती थी। उस मजार को भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा मतलब शहीद कर दिया गया। हम उसका बहुत विरोध करते हैं और हमारे लोगों में बहुत गुस्सा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि लोग समझदारी से समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत में सरकार बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी सरकार को मजबूत करने वाली आरएसएस है। और आरएसएस किसने मजबूत की? वो एक कांग्रेस पार्टी है। 1947 से पहले इस देश में मनुस्मृति संविधान होता था। उस मनुस्मृति संविधान से ये देश चलता था। उस मनुस्मृति संविधान में भारत में एससी, एसटी, ओबीसी के महिला और जेंट्स को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस मनुस्मृति संविधान के अंदर दलितों की बहन बेटियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। उसी संविधान के अंदर किसी भी समाज का जो मनु के लोग थे वो ही अपना धर्म स्थल बनाने का अधिकार था, बाकी लोगों को नहीं था। आज उन्हीं लोगों की सरकार है, जो मनु के मानने वाले लोग हैं। आज सत्ता में वही लोग बैठे हैं। और जो आरएसएस सरकार, लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है। हम नहीं मानते कि सरकार बीजेपी की है, सरकार आरएसएस की सरकार है। और आरएसएस को जो मजबूत करने वाली है वो कांग्रेस पार्टी है। 1900 आरएसएस का जो स्थापना मतलब जन्म हुआ था 1924 में आरएसएस की जो स्थापना हुई, और उस समय हमारा भारत गुलाम था। तब अंग्रेजों से मिलकर ये लोग रहते थे। जो आरएसएस के लोग थे वो अंग्रेजों से मिलकर रहते थे। लेकिन जो आदिवासी मूल निवासी लोग थे, वो गरीब गुरबा लोग थे, उन्होंने देश के लिए जान कुर्बान की, लेकिन उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद में सरकार कांग्रेस की बनी। फिर वो आरएसएस के लोग इकट्ठे होकर ये कांग्रेस वालों से मिल गए। लेकिन कांग्रेस वालों ने ये दिमाग क्यों नहीं लगाया कि ये संगठन इस प्रकार का संगठन है कि आने वाले टाइम में, वक्त में, ये हमारे दलित और मुस्लिम को नाजायज तरीके से परेशान करेगा। यही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर बने, बड़े बड़े स्कूल बने, छात्रावास बने, उनके पर्सनल बैठने के ऑफिस बने। पैसा कहाँ से आया? आरएसएस के लोगों ने पैसा नहीं दिया, वो पैसा सब ये कांग्रेस पार्टी फंडिंग करती थी। पार्टियां तो अलग अलग होती हैं, पार्टियां तो एक दूसरी पार्टी का विरोध करती हैं। वो आप एक कैसे करते हो कि कांग्रेस ने बढ़ावा दिया, ऐसा कैसे बोलते? बिल्कुल, हम सबूत के साथ है। दूसरी बात यह है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में किसी की भी हो, लेकिन केंद्र में तो कांग्रेस सरकार थी। अगर वो चाहते तो आरएसएस को बैन कर देते। आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। जितना जुल्म, जाति, अत्याचार दलित मुस्लिम पर हो रहा है वो नहीं होता अगर ये संगठन उसी समय बैन कर दिया जाता तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी वक्त है। आज भी भारत में दलित मुस्लिम एक हो करके इस भारत के जो मनु को मानने वाले लोग हैं उन लोगों से दूरी बनाकर रहो। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे कोई केजरीवाल की पार्टी हो। और अम्बेडकरवादी जो पार्टी है वो उस आदमी से, जो अम्बेडकरवादी है वो मनुवादी विचारधारा के लोगों से। ये मनुवादी आखिर में है क्या? आप मनुवादी कह रहे हैं, मनुवादी क्या? हमारे दर्शकों को ये बताएं फिर कि मनुवादी क्या? मनु नाम के एक व्यक्ति था।
जिसने मनुस्मृति संविधान लिखा, और भगवान जो कहते हैं कि भगवान राम, बहुत अच्छी बात है, मानो, बहुत बढ़िया। भगवान राम उनकी 10वीं पीढ़ी, किसकी 10वीं पीढ़ी? मनु की। अच्छा, मनु की भगवान राम 10वीं पीढ़ी है। तो वो अपने तरीके से अपने सिस्टम को चला रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों को, दलित मुस्लिम लोगों को हमें पता है कि भाई ये चीज हमें नुकसान देती है, तो उनके फॉलोवर को क्यों फॉलो करते हो, उनकी पार्टियों को क्यों वोट सपोर्ट करते हो? तुमने अपने अपने आने वाली सल्तनत को बचाना है तो ओरिजिनल अम्बेडकरवादी लोगों से मिलो, अम्बेडकरवादियों का साथ दो। हम देखते हैं किस तरीके से अत्याचार हो जाएगा। कौन अम्बेडकरवादी कौन है? अभी भी तो बहुत भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जो रहे, क्या वो कहाँ नजर नहीं आ रहे हैं? कौन है वो? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा, और भारत का संविधान लिखा, भारत के संविधान में ये चीज है कि प्रत्येक आदमी को आजादी है बोलने की। हम जो बोल रहे हैं वो संविधान की बदौलत बोल रहे हैं। हमारे लोगों को तो बोलने का अधिकार भी नहीं था, हमारे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था। कब नहीं था? 1947 से पहले, जिस समय मनुस्मृति होती थी, हमारे लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था। 1818 में माता सावित्रीबाई फूले जी ने स्कूल खोला, और यही मनुवादी विचारधारा के लोगों ने मना कर दिया कि स्कूल खोलने के लिए जगह नहीं देनी है। तब उसी टीम में एक फातिमा शेख नाम की महिला थी जो सावित्रीबाई फूले जी के साथ में रहती थी। तब उन्होंने 5 बीघा जमीन दान में दी मध्य प्रदेश के अंदर। कितनी जमीन दी? 5 बीघा जमीन दान में दी। किसने दी? फातिमा शेख जी ने। वो कौन थी? अपने मुस्लिम समाज से थी। मतलब कहाँ की थी? दोबारा रिपीट कर दें आप। फातिमा शेख मध्य प्रदेश की, जिनका जन्मदिन अभी 9 जनवरी को उनका जन्मदिन मनाया गया। कौन मनाता है उनका जन्मदिन? केवल अम्बेडकरवादी लोग मनाते हैं, जो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं वो लोग मनाते हैं, मनु लोग नहीं मनाते, हमने कभी नहीं देखा। आगे बताएं, शिक्षा की बात कर रहे थे, वहां से शिक्षा शुरू हुई, क्या कहेंगे? फिर वहां से जब 5 बीघा जमीन दान में दी गई, फिर स्कूल खोला गया। फिर हमारे वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब गुरबा लोग, आदिवासी, मूल निवासी लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला। तब लोग धीरे 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 करके आगे बढ़े। तब देश आजाद हुआ। फिर बाबा साहब को मौका मिला संविधान लिखने का, संविधान लिखा, उस संविधान में सबको आजादी मिली। तब हम लोग आगे बढ़े हैं और देश के लिए खड़े हैं कि देश पे कोई जुल्म, जाति, अत्याचार होगा तो हम कंधे से कंधा मिलाकर, किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति होगा, लेकिन मनुवादी होगा तो हम उसके साथ नहीं होंगे। अम्बेडकरवादी है, हम आधी रात खड़े। अम्बेडकरवादी कौन कौन से लोग होते हैं? उन किसको आप बताओगे? कौन आखिर में कौन अम्बेडकरवादी हैं? कौन कौन? अम्बेडकरवादी का मतलब ये होता है कि एक तरफ हमारे सामने आए, हमसे जय भीम बोल गए, वहां जाके कह रहे हैं कि ये जय भीम वाले ये धर्म विरोधी हैं। हमारे सामने आए, हमसे जय भीम बोल के चले गए, हमसे हट के अपने लोगों को बोल रहे हैं कि ये लोग धर्म विरोधी हैं, ये लोग मुसलमान का साथ देते हैं। तो जो लोग हम लोगों पर टिप्पणी करते हैं कि ये लोग मुसलमान का साथ देते हैं, वही मनुवादी है। लेकिन मुसलमान का साथ देने की ये बात कहाँ से आती है, जबकि अपने देश के अंदर नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे भी लोग लगाते हैं। उसको लेकर क्या? हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, बहुत अच्छी बात है। नारा ही रह गया, बस दिखने में नहीं लग रहा, लोग राजनीति कर रहे हैं। अब ये गांधी पार्क में लोग बैठे हैं, आज का एक दिन का मतलब धरना था। क्यों बैठे हैं वहां पर? क्या कारण है? कारण ये है कि ये वार्ड नंबर 18 पड़ता है, शायद 17 ईदगाह का मैटर है। ईदगाह का जो 8 एकड़ जमीन थी, जिसमें 6 एकड़ जमीन बताया जा रहा है कि वो उसकी निजुल की जमीन, उस जमीन को लेकर के वो 8 एकड़ जमीन कब्जा किया गया है। हाँ, तो उसमें बताया जाता है कि उसमें 6 एकड़ जमीन निजुल की है और 2 एकड़ जमीन जो है वो उनके पास लिखित में रजिस्टर्ड है, उनके पास। हाँ, ईदगाह वालों के पास। अच्छा, तो 6 एकड़ पे जो है मैटर। अब 6 एकड़ पे ये बताइए कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े संगठन इन लोगों के बने हुए हैं, मंदिरों के नाम में जमीन है, गुरुद्वारों के नाम में जमीन है, अम्बेडकर पार्क के नाम में जमीन है, बहुत सी जगह जमीन है, निजुल की है ना सब। कोई केवल वो ही तो जमीन निजुल की नहीं है, और भी पूरा रुद्रपुर निजुल की जमीन पे है। ये बिजली पावर हाउस है, किसके पास रजिस्ट्री है बिजली पावर हाउस की जमीन की? ये थाना बना है, किसके पास रजिस्ट्री की, मतलब जमीन की, ये थाने की है किसी के पास रजिस्ट्री इस जमीन की? लेकिन आप आखिर में आप कहना क्या चाहते हैं ईदगाह को लेकर? अगर रजिस्ट्री उनके पास नहीं है या उन्होंने कब्जा कर लिया है
तो उस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई उन्होंने जबरन कब्जा किया है, ये दबंगी है, ये दबंगी है, इसको राजनीति नहीं कहते। ये नाजायज तरीके से सताया जा रहा है पर्सनल लोगों को लेकर, और हमें बड़ा दुख है कि उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। अगर दुख है तो आप फिर क्या करेंगे? क्या ऐसा सरकार से कुछ गुहार लगाएंगे या सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि उनको ईदगाह की जमीन वापस की जाए, दी जाए, ली जाए, ना दी जाए? क्या कहेंगे आप? सरकार तो बेलगाम है, उसके हाथ जोड़ो, खुशामत करो, वो नहीं मानती। हमारे बहुत संघर्ष हुए। हमारी अम्बेडकर पार्क इन्होंने 2 साल से घेर रखी थी। इस अम्बेडकर पार्क पर कब्जा करना चाह रहे थे यही मनुवादी औलाद। जब सर से पानी निकल गया तो हमने ये हाईवे बंद कर दिया। अच्छा जी। यही पूरी भीम आर्मी आ गई, रोड पूरा जब रोड बंद हुआ तो उनको लगा कि ये हमसे भी बड़े हैं। उसी दिन पूरी पार्क खाली हो गई। क्या था पार्क में? कैसे वो कब्जा कर रहे थे? क्या पार्क में उन्होंने क्या कर लिया था? कब्जा ये था कि ये जो रोड पे दुकानें लगती थी चाट पकौड़ी की, बतासे गोलगप्पे की, सियासत के तहत उसमें अंदर लगा दी उन्होंने। लेकिन वो ठेलियां तो किनारे किनारे खड़ी रहती, किनारे खड़ी रहती थी, पार्क के अंदर कर दी, अंदर लगा दी थी। हम उनसे बार बार कहते थे भाई अंदर गंदगी होती है, ये पार्क है, अगर मान लो तुम पूरे रुद्रपुर में 8 बैंड जोन है, किसी भी जगह लगा दो। उनको यही छटा था। उनका क्या था, अब उन्होंने बैंडिंग जोन बना तो दिया, वहां भेज दिया सभी। वहां भेजा जब है कि जब हम लोगों ने हमने बार बार उनको टारगेट किया, बार बार हम लोग धरने पे बैठे। ठीक है, अगर हम चुप रहते तो वो ठेलियां इससे हटती नहीं, वो कभी नहीं हटती। वो हटी, वो जब ये 8 बैंजोन जो बने हैं। तो आप ईदगाह वालों को क्या संकेत देना चाहते हैं कि क्या मतलब क्या उनको मांगना चाहिए सरकार से जगह, या मसला या बात वहीं पर आती है कि माँ दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है? तो क्या ईदगाह वालों को वो ईदगाह की जगह मांगनी चाहिए? ईदगाह की सरकार को जिस तरीके से मतलब एक दबंगी कर रही है, नहीं करना चाहिए। और ईदगाह की जमीन जो है वो ईदगाह की रहनी चाहिए। वहाँ पे सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके बच्चे वहाँ खेलते हैं, और नमाज 1 साल में या 1 बार या 2 बार पढ़ते हैं। कोई जमीन को सर पे उठाकर कोई नहीं ले जाता, सब वहाँ बच्चे सबके खेलते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा है कि साहब नहीं जाता, वो सब जाते हैं। हम भी गए वहाँ पे, हम भी खेलते हैं। कभी मिल गया है, यार दोस्त मिल जाते हैं तो हम भी वहाँ पे। आप जब बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, तो वहाँ कभी खेलने जाते थे? आप भी जाते थे? देखो छोटी उम्र में तो मैं यहाँ पे 20-21 साल हो गए मेरे, 21 साल से मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन वहाँ उधर मेरे मिलने वाले काफी लोग हैं। लेकिन वो जगह तो लोग बताते हैं पुरानी है। आप 20-21 साल की ही बात? मैं 20-21 साल का मतलब ये है कि मेरा पुराना घर यूपी में है जी, और 2003 में मैं यहाँ आया। 2006 का मेरा पहचान पत्र है। तब से मैं यहाँ टेररिस्ट कैंप वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ, और तभी से मेरे को यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके इधर सब लोगों से मेरा परिचय हुआ। और मैं लोगों के जो नाजायज तरीके से जिसको सताया जाता है और हमारे संज्ञान में कोई मैटर आता है तो हम लोग जाते हैं और उसके न्याय की आवाज उठाते हैं। तो दोस्तों देखा, अब यहाँ पर और भी लोग हैं जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? थोड़ा सा आप आगे आ जाएं। क्या आपने 2 शब्द जो भी कहना चाह रहे हैं, किसको क्या कहना है अपनी बात आप कह सकते हैं। अभी आप कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सदस्य महोदय जी, आगे आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा जो मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। जी, मुद्दा ये है, जो बीजेपी सरकार का एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ये बेटी बचाने दे रहे हैं? क्या अंकिता भंडारी जैसी कितनी दलित लड़कियां इस हिंदुस्तान में, इस भारत में, यूपी में दबंगों द्वारा। आपकी बात शुरू है, मुझसे गलती हुई, आप अपना नाम बता दें और कौन है क्या वो जरा बता दें ताकि लोगों को। महोदय मैं भीम आर्मी से जिला उपाध्यक्ष हूँ, उधम सिंह नगर से। जी भाई साहब, थोड़ा आप भी बता दें क्योंकि अभी मैं आजाद समाज पार्टी से पूर्व जिला उपाध्यक्ष उधम सिंह नगर से सुरेश कुमार। तो आप देख सकते हैं आपने अपना पद बताया है लोगों ने। जी महोदय, जैसे कि आपका सवाल था कि अम्बेडकरवादी कौन होते हैं। भीम आर्मी वो संगठन है जो सबको समानता के साथ मानता है, सब धर्म का सम्मान करता है, और सब पूरे देश में जितने भी लोग हैं सबको एक नजरिए से सम्मान की तरीके से देखता है। ना तो जातिवाद होता है, ना ही धर्म होता है। अम्बेडकरवादी वो होते हैं। जी, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि रेपिस्ट पर आज के समय में एक कानून बनाने की मांग चल रही है कि रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए। वो जायज है, अगर कोई रेपिस्ट है पाया जाता है तो वो जायज है, फांसी उन्हें होनी चाहिए। वो कानून क्यों नहीं पास हो पा रहा है? आज के समय बीजेपी के 40 विधायकों पर मुकदमे चल रहे हैं रेप के,
कुछ ये लोगों के इसलिए नाम कानून है। क्या क्या कौन है वो, ऐसा कुलदीप तो नहीं है। सेंगर जैसे लोग, कुलदीप सेंगर जैसे लोग, चिन्मयानंद स्वामी जैसे लोग, राम रहीम जैसे लोग, आसाराम जैसे लोग, यही सरकार, इन्हीं के साथ मिलके तो बनती है सरकार इन लोगों की, बीजेपी की। अब ये हमारे ईदगाह का मामला है, ये जमीन कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, कई सालों से देखते आ रहे हैं। यहाँ पे साल में एक बार दो बार ये लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और अपनी एकता की मिसाल पेश करते हैं, यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। तो क्या बुराई है उसमें? क्या किस धर्म के अपने धार्मिक स्थल के पास जमीन नहीं है? उनकी अपनी जमीन है। अगर आप उसको कहते हैं कि ये नजूल है, तो ऐसे देखा जाएगा तो 80% हिस्सा यहाँ का रुद्रपुर का नजूल है। रुद्रपुर का 80%। 80% समथिंग हिस्सा नजूल है। तो क्या आप सारा छीन लेंगे? क्या आप छीन लेंगे? उस ईदगाह को लेके और भी कौन कौन सी जगह है जिन पर जो धर्म स्थल है, कौन से हैं, क्या बता सकते हैं, जानकारी है आपको? जैसे कि यहाँ पे एक मजार थी, जब से हम पैदा हुए हैं तब से देखते आ रहे हैं ये मजार है, उसको हटा दिया गया, उसको कह रहे हैं कि अवैध है। अंबेडकर पार्क है हमारा, आपकी मैं बात सुन रहा था अभी के बाहर ठेले लगते थे, बाहर नहीं, अंबेडकर पार्क के अंदर ठेले लगवाए गए थे। क्या मैं इस शासन से पूछना चाहता हूँ, इस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि हमेशा दलितों को ही क्यों कब्जाया जाता है, उन पर ही क्यों हक जमाया जाता है? क्या वो ठेले गांधी पार्क के अंदर लगवा सकते था ये प्रशासन? आप बताइए, लगवा सकता था? हमेशा दलितों को ही टारगेट किया जाता है, शोषित वंचित समाज को ही टारगेट किया जाता है। उन्होंने अंबेडकर पार्क के अंदर कब्जा कर लिया। हमने कितनी बार धरने प्रदर्शन करे, प्रशासन मौन था, लिखित तक में देके चले गए, अनाउंस तक कर दिया कि दिवाली से पहले खाली करवा देंगे। क्या इन्होंने खाली करवाई? ये सरकार कभी हमारी नहीं हो सकती है। खाली तो हो गई वो। सर कब खाली हुई? जब उनका मतलब निकल गया। कैसे खाली हो गई, क्या मतलब? लैंडिंग जोन उन्होंने बना के तैयार कर लिया, और वो भी बहुत संघर्ष करने के बाद खाली हुई। क्या संघर्ष किया आपने? वो तो वैसे ही आराम से नहीं खाली कर दिया। महोदय, हमने धरना प्रदर्शन किया वहाँ, पूरी रात हमने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया महोदय। अगर यहाँ पे वो टायर वाला बच्चा था, कोई गलती से जिसने टायर वाला कांड नहीं हुआ होता, तो वो फिर भी खाली नहीं होती। कौन सा टायर वाला? एक बच्चा था कोई छोटा, उसने गलती से बाबा साहब जी के गले में टायर डाल दिया था। हो सकता है गलती क्या ऐसी, क्या गलती ऐसी होती कि बच्चा वहाँ मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बच्चा है ना, एक कंप्यूटर होता है, हमने उसमें इंस्टॉल कर दी कि ये विंडो 10 है, अब ये विंडो 10 के हिसाब से ही चलेगा। वो बच्चा है ना, उस बच्चे के दिमाग में ये चीज तो इंस्टॉल की जाती है कि ये भगवान है, या हाथ जोड़ने हैं, या यहाँ गुरुद्वारा है, यहाँ मत्था टेकना है, या यहाँ मस्जिद है, यहाँ चादर चढ़ानी है। लेकिन उनके दिमाग में ये सॉफ्टवेयर कभी नहीं डाला जाता है कि हमको जीने का, पढ़ने का, लिखने का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया। कौन लोग नहीं डालते हैं बच्चे के दिमाग में? परिवार के लोग। ये परिवार में कैसे, किसको कहेंगे आप? महिला जब पढ़ी लिखी होंगी ना देश में, सावित्रीबाई फुले जी हैं, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। जब तक महिला इस देश की जागरूक नहीं होंगी ना, तब तक ये चीजें दिमाग में नहीं आएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि महिलाएं सबसे ज्यादा आगे पढ़ें और जागरूक हो जाएं, ताकि समाज को एक अच्छी राह मिल सके। अगर घर के व्यक्ति ही पढ़े लिखे जागरूक होंगे, तभी बच्चे समझदार होंगे। बस यही कहना चाहूंगा। बाकी मैं आपके माध्यम से एक और संदेश देना चाहूंगा एकता के लिए। एक छोटी सी कहावत है, एक जंगल में ना दो सांड रहा करते थे, बहुत सारे जानवर थे वैसे तो। उन जानवरों को सबको धीरे धीरे, एक शेर था उस जंगल का राजा, वो सबको खाता गया। लेकिन वो जो दो सांड थे ना, वो हमेशा एक रहते थे, बड़े बड़े सींग वाले। तो वो दोनों को एक साथ देखकर और बड़े बड़े सींग देख के उस शेर की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उन पर हमला कर दे। अब सारा शिकार खत्म हो गया तो शेर ने भी दिमाग लगाया, इन दोनों को कैसे खाऊं मैं, नहीं तो मैं तो मुंह पर आ जाऊंगा। अब उसने दिमाग लगाया कि कोई ना कोई फूट डाली जाए, फूट डाली जाए। समझ गए ना फूट मतलब? मैं इस बात से, मुझे कोई भी अचंभा नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, इस बात से कोई अचंभा नहीं है। अचंभा मुझे इस बात से है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। धर्म का धंधा हो रहा है, ये तो राजनीति है, लेकिन उसमें पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अंधा हो रहा है। ये शब्द आप कहाँ से, एक मिनट मेरी बात, ये शब्द कहाँ से लाए कि पढ़ा लिखा बंदा और अंधा, ये सब कैसे, क्या कह रहे हैं? इस देश का दुर्भाग्य है, एक कॉलेज बन जाने, कॉलेज को बंद कराने पर ढोल बाटे बजाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है ये बाबा साहब का भारत नहीं है। समझ गए? ये बाबा साहब का भारत नहीं है। आप सोचिए, अब उसने शेर ने स्कीम लगाई कि यार इन दोनों सांडों को खाना है मुझे, अब मेरा तो भाई शिकार खत्म हो गया, कैसे खाऊं? तो मैं इन पे कूटनीति करता हूँ, बीच में इनके
दरार पैदा करता हूँ। उसने क्या काम कहा, एक को एक बार अकेले में पकड़ा और उसके कान में बस इतने शब्द गए कि इसको कुछ मत बताना, बस इतने ही शब्द कहे कि इसको कुछ मत बताना। वो कह के चले गया। उसका साथी पूछता कि भाई ये शब्द वो क्या कह के गया? वो तो यही कह के गया कि भाई इसको कुछ मत आना। वो तो सही बोल रहा है कि इसको कुछ मत बताना, लेकिन वहां से दोनों में फूट पैदा हो गई, फूट पैदा हो गई और उन दोनों को एक एक करके खा लिया गया। आज वही हाल हमारे भारत का है, आज वही हाल हमारे भारत का है। हमें आपस में धर्म के नाम पे लड़ाकर ये एक एक करके सबका शिकार कर रहे हैं। अभी मैं एक रील देख रहा था, हालांकि एक तो इमोजी थी छोटी सी, वहां पे मोदी जी संसद में पूछते हैं। एक व्यक्ति ने रील बना रखी थी, किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करूंगा, उसने एक रील बना रखी, मोदी जी संसद में पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। तो पीछे से एक व्यक्ति आवाज उठा के, मत बताना ये भी बेच देगा, मत बताना ये भी बेच देगा। तो समझ रहे हैं आप। बाकी धन्यवाद, आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने कि ये लोग अपनी बात कह रहे थे, लेकिन इनका एक संकेत था, मैं आपको बता दूं खुले शब्दों में इनका एक संदेश था। हालांकि मैं पत्रकार हूं, लेकिन एक चीज तो मैं भी समझता हूं कि इन्होंने जो बात कही है कूटनीति वाली, वो अंग्रेजों को फिर इन्होंने याद दिलाया आप लोगों को कि वो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की बात करते थे। अंग्रेजों की बात आपके सामने ये लोग कह रहे हैं, और आप भी इस चीज को समझे कि अंग्रेज हमारे देश में करते क्या थे आखिर में। बने रहे स्वागत समाचार 24 के साथ। मैं जयमत, मुझे YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।